जिस समय अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम जो एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा हैं, ये तीनों राज्य जिस समय केंद्र सरकार के सामने ये गुहार लगा रहे हैं कि जनाब हमें इस कैडर में अब नहीं रहना, हम राज्य बन चुके हैं, हमें अलग अलग कैडर दीजिए ताकि हमारे पास ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स हों और ये आईएएस ऑफिसर्स लंबे समय तक हमारी इन स्टेटों में सर्विस करें। हम ये देख रहे हैं कि एजीएमयूटी कैडर होने के कारण, चूंकि 3-3 साल और 2-2 साल के बाद इन ऑफिसर्स को हमारे राज्यों से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ये हमारे इन राज्यों में दिलचस्पी नहीं लेते और इसी कारणवश ये थोड़ा टेन्योर जो हमें देते हैं, उस थोड़े टेन्योर में वो सारे काम नहीं हो पाते जिन सारे कामों का होना हमारे राज्यों की डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है। तो इस समय जम्मू कश्मीर को एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा बनाना समझ से बाहर है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन न्यूज़ और मैं हूं सैयद जुनैद हाशमी। टैगलाइन बड़ी पुरानी है, आज रिपीट कर रहा हूं। मामला यह है कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा तब बनाए गए थे जब ये तीनों यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन वक्त जैसे से आगे गया ये यूनियन टेरिटरी से राज्य बन गए। राज्य बनने के बाद इनकी डिमांड्स बढ़ गई, इनकी यहाँ आबादी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन इन्हें अभी भी केंद्र सरकार ने एजीएमयूटी कैडर में ही रखा है। बड़े सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वो कहते हैं जी एजीएमयूटी कैडर, आप क्या स्टेट की बात कर रहे हैं? एजीएमयूटी में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 3 स्टेट्स भी हैं, बाकी तमाम यूनियन टेरिटरीज हैं और अब हम भी शामिल हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश का जहां तक ताल्लुक है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू ने ऑलरेडी ये मामला प्रधानमंत्री के साथ भी और गृह मंत्री के साथ भी उठाया है और साथ में एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात भी की है और डॉक्टर साहब ने इस मामले में ऑलरेडी नोट भी तैयार किया है और अपने डिपार्टमेंट को ये कहा भी है कि आप देखें क्या हमारे लिए मुमकिन है कि हम अरुणाचल प्रदेश को अलग कैडर दे सकें। इसी तरीके से सिक्किम के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स नॉर्थ ईस्ट आना ही नहीं चाहते और अगर आते भी हैं तो टाइम पास करने के लिए आते हैं। ये मैं नहीं, ये उन्होंने बयान में कहा है आज से लगभग डेढ़ साल पहले। 2011 बैच के एक आईएएस ऑफिसर ने सिर्फ और सिर्फ सर्विस से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्हें अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर किया गया था। उन्होंने कहा मुझे नॉर्थ ईस्ट सर्विस करने नहीं जाना, सरकार ने कहा जाना पड़ेगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके अलावा मिजोरम के मुख्यमंत्री भी ऑलरेडी केंद्र सरकार को भी कह चुके हैं और एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी ये बात कर चुके हैं कि हमारे यहाँ भी हमें आईएएस ऑफिसर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, आपने कम दे रखे हैं, मेहरबानी करके आप हमारा नंबर बढ़ाएं। गोवा के मुख्यमंत्री भी यही बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यही बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के होते हुए हम एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा बन गए हैं। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जब एजीएमयूटी कैडर को हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की कैडर स्ट्रेंथ, अपनी अरुणाचल प्रदेश की कैडर स्ट्रेंथ 37 है, गोवा के पास 18 ऑफिसर्स हैं, मिजोरम के पास 29, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास 14, चंडीगढ़ के पास 9, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली के पास 5, दिल्ली के पास हाईएस्ट हैं 56, लक्षद्वीप के पास 2 और पौंडीचेरी के पास 13। ये स्ट्रेंथ है। और इसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर की कैडर स्ट्रेंथ थी 137, 75 डायरेक्ट रिक्रूट और 62 प्रमोशन के कोटा से जो ऑफिसर्स आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और उसके अलावा जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेटें तो 3 हैं, जम्मू कश्मीर राज्य से यूनियन टेरिटरी बना है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के पास 137 की जो कैडर स्ट्रेंथ है उसके मुकाबले में कुल 58 आईएएस ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर के पास हैं और ये 58 आईएएस ऑफिसर्स में से भी लगभग 15 के करीब इस वक्त सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं और आपके पास बचे 43 और उन 43 के पास भी दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स हैं और इतनी बड़ी यूनियन टेरिटरी उनके लिए एडमिनिस्टर करने के लिए है। इस यूनियन टेरिटरी के लिए उनको प्लानिंग्स करनी है, इस यूनियन टेरिटरी के लिए उनको प्रोग्राम्स बनाने हैं और टफ यूनियन टेरिटरी इस सेंस में है कि आपको कश्मीर के
एनवायरनमेंट में कश्मीर का जो टेम्परेचर है, कश्मीर की जो ज्योग्राफी है बिल्कुल अलग है, और जम्मू संभाग की जो ज्योग्राफी है, जम्मू संभाग का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अलग है। दोनों भागों में अलग तबीयतों के लोग रहते हैं, दोनों भागों में अलग अलग लोगों की प्रायोरिटीज हैं, और दोनों भागों के अलावा, इन दोनों रीजन्स के अलावा सब रीजन्स हैं, और हर सब रीजन में अलग अलग जुबान बोलने वाले, अलग अलग कल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अब इतने डाइवर्स जम्मू कश्मीर को AGMUT कैडर में सबस्यूम करना, और फिर ये तवक्का रखना कि जिस ऑफिसर को आप 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर में पोस्ट करेंगे और 3 साल के बाद आप जम्मू कश्मीर से उस ऑफिसर को वापस ले जाएंगे, क्या केंद्र सरकार को यह लग रहा है कि 3 साल के अंदर जिस ऑफिसर को यह मालूम है कि मुझे 2 साल के बाद भी ट्रांसफर किया जा सकता है, 3 साल के बाद भी ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या वो ऑफिसर दिलचस्पी लेगा जम्मू कश्मीर में उस तरीके से जिस तरीके से उस ऑफिसर को दिलचस्पी लेनी चाहिए? और सवाल ये भी खड़ा होता है, हालांकि इस सवाल का इस पूरी डिबेट से कोई लेना देना नहीं, मगर सवाल बड़ा अहम है। नवीन चौधरी जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, जब उन्होंने डोमिसाइल लिया था तो बड़ी शान के साथ उन्होंने वो डोमिसाइल अपने फेसबुक पे डाला, और बहुत सारे दोस्तों ने उसको शेयर भी किया, और बहुत सारे पोर्टलों पर वो चला भी कि मुबारक हो, पहली बार जम्मू कश्मीर से बाहर के किसी आदमी को जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला है। हालांकि हकीकत में अगर कोई ऑफिसर ये डिबेट से बिल्कुल बाहर है, लेकिन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हालांकि अगर किसी ऑफिसर को सबसे ज्यादा हक था जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होने का, उस ऑफिसर का नाम भरत भूषण व्यास है। मैं इसलिए भरत भूषण व्यास रिटायर्ड IAS ऑफिसर और एक्स चीफ सेक्रेटरी को याद कर रहा हूं, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे IAS ऑफिसर थे जो सेंट्रल डेपुटेशन पर बहुत कम गए और जिन्होंने लगभग हर मुख्यमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर में काम किया। कभी वित्त मंत्रालय में होते थे और वित्त मंत्रालय से निकलते तो मुख्यमंत्री के आवास पे या मुख्यमंत्री के ऑफिस में वो आपको मिलते थे। डोमिसाइल नवीन चौधरी को मिला, और माना भी ये जाता है कि जितने भी IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स हैं, जितनी भी स्टेटों में हैं, ये केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव इन तमाम स्टेटों में होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये, केंद्र सरकार ने जो पॉलिसीज अलग अलग स्टेटों में इंप्लीमेंट करनी है, केंद्र सरकार का जो डेवलपमेंट का विजन है, केंद्र सरकार का जो प्रोग्रेस का विजन है, केंद्र सरकार का जो अलग अलग राज्यों को लेकर विजन है, उस विजन को इंप्लीमेंट करना, संविधान के अनुसार खुद भी चलना और पूरे सिस्टम को चलाना, ये काम रहता है IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स का, बाकी ऑफिसर्स का भी। लेकिन सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स यही हैं, क्योंकि ये तमाम लोग UPSC के जरिए सिलेक्ट होकर अलग अलग स्टेटों में और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। अब आप सोचिए, जिस ऑफिसर को जम्मू कश्मीर में 30 साल सर्विस करने के बाद अब डोमिसाइल मिला, जरा सोचिए 6 महीने बाद अगर उसकी ट्रांसफर अंडमान निकोबार हो जाए, लक्षद्वीप हो जाए, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हो जाए, चंडीगढ़ हो जाए, या दमन दीव, नागर हवेली, दादर नागर हवेली, वहां ट्रांसफर हो जाए, कैसा लगेगा उस IAS ऑफिसर को? और जो भी IAS ऑफिसर जम्मू कश्मीर, इन अलग अलग अरुणाचल प्रदेश से प्रेफर करेंगे लोग नॉर्थ ईस्ट के कंपैरेटिवली कि हम जम्मू कश्मीर कैडर का हिस्सा बने, जब वो जम्मू कश्मीर आएंगे और उन्हें मालूम होगा कि हमको 3 साल के बाद जो है ट्रांसफर होना है यहां से लक्षद्वीप, तो क्या आपको लगता है कि वो जम्मू कश्मीर में वो दिलचस्पी देंगे, या उस हमदर्दी के साथ इस स्टेट को देखेंगे जिस हमदर्दी के साथ उनको इस स्टेट को देखना चाहिए? और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर AGMUT कैडर में जो ऑफिसर्स हैं वो इफेक्टिवली डिलीवर कर रहे हैं, तो अरुणाचल के मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं कि आप हमें इस कैडर से बाहर निकालिए? गोवा के मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं? मिजोरम के मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं? और ये नया कैडर बनाने, नए कैडर में जम्मू कश्मीर को डालने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर जम्मू कश्मीर को वाकई यूनियन टेरिटरी की तरह ट्रीट करना है, तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को एबॉलिश क्यों नहीं किया जाता? जब किसी भी राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी यूनियन टेरिटरी में पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, और जहां पर है भी पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पर वो UPSC के अधीन है, तो फिर मुझे बताइए, आपने कुछ कंसेशंस देनी भी हैं, कुछ कंसेशंस नहीं भी देनी है, कुछ कंसेशन छीन भी लेनी है, और उसके बाद आपने ये भी तवक्का रखना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बहुत बेहतरीन हो जाएं, सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए, तामीर और तरक्की ज़बरदस्त हो, और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये महसूस हो कि वो एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश का हिस्सा हैं। अगर ये तमाम इरादे हैं
और ये तमाम चीज़ें आपके जहन में हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स को जम्मू कश्मीर में लंबे समय के लिए रखा जाना चाहिए? और एक और चीज़ शायद जहन में चल रही है, वो ये, किसी भी ऑफिसर को भेजें, जो भी सरकार वहाँ पर रहती है वो ऑफिसर उसके अधीन हो जाता है और उसके बाद वो ऑफिसर उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अक्सर उसका जोड़ रहता है। हम जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराना भी चाहते हैं वो शायद कर नहीं रहे होंगे। अगर ऐसा है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिटायर हुए ऑफिसर अलग अलग राजनीतिक दलों को ज्वाइन करते हैं। हमने किसी भी आईएएस ऑफिसर को जो केंद्र से आया हो, जो किसी भी दूसरे प्रदेश से आया हो, जम्मू कश्मीर के किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हुए नहीं देखा। और किसी भी आईएएस ऑफिसर को ऐसा नहीं देखा कि उसने लॉयल्टी के लिए, उसने सुख भोगने के लिए, अच्छी पोस्टिंग के लिए कभी भी जम्मू कश्मीर में नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम किया हो। ऐसी कोई मिसाल ना केंद्र सरकार के पास है ना राज्य सरकार के पास है। और अगर कोई आपको ऐसी कहानी सुना रहा है तो वो आपको सही नहीं बता रहा। अगर ऐसा होता तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी इंक्वायरीज ऐसी हुई हैं जिनके जैसी इंक्वायरीज देश भर में हुई, एक भी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में आज तक पब्लिक नहीं हुई। किसको क्रेडिट देंगे? किसको क्रेडिट देंगे? तो आपको सोचना होगा ना, ये तमाम सवाल तो हैं। इसलिए एजीएमयूटी कैडर में जम्मू कश्मीर को डालने के बाद अब सरकार के लिए दूसरी परेशानी बन चुकी है। 137 ऑफिसर्स को इस कैडर में फिट कैसे करना है? ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एजीएमयूटी कैडर में शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज को पूरा कैसे करना है? अरुणाचल से जिन ऑफिसर्स को उठाकर आप जम्मू कश्मीर लाएंगे वहां कौन जाएंगे? जिनको आप लक्षद्वीप से उठाकर जम्मू कश्मीर लाएंगे वहां कौन जाएंगे? और उसके बाद अगर मैं फिगर्स और नंबर्स की बात करूं, दादर और नागर हवेली में 5 आईएएस ऑफिसर्स हैं, कितनों को यहां लाएंगे? दिल्ली में 56 है, कितनों को उठाकर जम्मू कश्मीर लाएंगे? पौंडीचेरी में 13 है, कितनों को उठाकर जम्मू कश्मीर लाएंगे? 37 ऑफिसर्स अरुणाचल प्रदेश में हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमको और चाहिए। आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 75 आईएएस ऑफिसर्स मांगे हैं कि हमारी कैडर स्ट्रेंथ 37 है, 75 करिए। यानी 38 ऑफिसर्स तो अरुणाचल प्रदेश को चाहिए। तो आप जम्मू कश्मीर में इतने ऑफिसर लाएंगे कहां से? और अगर वो यहां आए तो वहां जाएगा कौन? बहुत कंफ्यूजन है। जैसे इलेक्टोरल कॉलेज का फैसला लगभग 1.25 साल के बाद हुआ, कहीं आपको एजीएमयूटी कैडर से जेएंडके को रोल बैक न करना पड़े, या एजीएमयूटी कैडर में जम्मू कश्मीर को डालने के बाद आपकी कैडर की परेशानियां 3 गुना बढ़ ना जाएं। इसलिए बेहतर है कि जो भी आपने सोचा है इसको रोल आउट करते समय आप ये मालूम कर लीजिएगा कि क्या आपके पास इतने आईएएस ऑफिसर्स हैं जो इस पूरी यूनियन टेरिटरी को सर्व कर सकें। और नंबर 2, बोलना नहीं चाहिए लेकिन ज़रूरी है, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक ऑफिसर को ये कहा कि भाई तुम्हारे दिन आ गए हैं, तुम्हें अंडमान निकोबार जाना पड़ सकता है। ऐसा लगता है कहानी उल्टी पड़ चुकी है।